4 अगस्त 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि पिछले 3 सालों में लगभग 42% इंडियंस ने किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपीरियंस किया है। इनमें से सिर्फ 17% लोगों का ही पैसा फाइनली रिकवर हो पाया है, बाकी को कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। 20 जुलाई 2022 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट का डेटा शेयर किया, जिसके अनुसार साल 2019 से 2020 के बीच रिपोर्टेड साइबर फ्रॉड 40% तक बढ़ गए हैं। गूगल में अगर आप साइबर फ्रॉड से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। 14 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि मुंबई की एक 24 वर्षीय महिला जो लैब टेक्नीशियन है, उनके साथ 15 लाख रुपए का गिफ्ट फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड उनके साथ कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर हुआ, जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड के द्वारा भेजे गए गिफ्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करी। 4 मई 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि YSRC MP डॉक्टर संजीव कुमार के साथ स्कैमर्स ने 97,000 का OTP फ्रॉड किया, ये कहते हुए कि उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड बैंक में अपडेट नहीं करवाया है। फरवरी 8, 2021 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की डॉटर हर्षिता के साथ OLX में 34,000 का साइबर फ्रॉड हुआ, जब उन्होंने एक सेकेंड हैंड सोफा ऑनलाइन सेल करना चाहा। जुलाई 25, 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किए कि एक डिस्ट्रिक्ट जज की वाइफ के साथ स्कैमर्स ने 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड किया है। उनके पास आए स्कैम मैसेज में लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सिस्टम में उनका बिल पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी अगर उन्होंने जल्दी से पेमेंट नहीं किया। वेलकम टू एनालिटिका, और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रिसेंटली इंडिया में साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ रहा है, ये फ्रॉड्स कैसे किए जा रहे हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। बताना चाहूंगी कि आपके खाते में 50,000 की लॉटरी का एक्सपायरी होने वाला है सर। तो एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। सर कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम, बैंक की सालाना फीसों में आपका अकाउंट नंबर पहले नंबर पर निकला है और सर बैंक की तरफ से आपको नई बाउंड्री दी जा रही है। नमस्कार, मैं SDI हेडक्वार्टर्स वाले मिश्रा बात कर रही हूँ। 3081-2523 and my CVV is 626। पीछे दी की सफेद पट्टी पे 3 अंकों का डिजिट होगा। ये तो सिक्योरिटी नंबर मांग रही है। सर, आपका क्रेडिट पॉइंट अगले हफ्ते एक्सपायर हो रहा है। मांग लीजिए, अपना कार्ड नंबर बताइए और पीछे लिखा हुआ 3 अंक वाला जो नंबर है ना वो बताइए। नमस्कार सर, मैं SDI हेडक्वार्टर्स वाले मिश्रा बात कर रही हूँ। बैंक आपके अकाउंट में 521 ट्रांसफर कर रहा है। सर, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने अकाउंट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे सर। सर सिक्योरिटी पर्पज के लिए सर, फ्रॉड बहुत होते हैं ना सर आजकल। हो गया सर। सभी स्कैम्स कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही काम करते हैं। इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम आपको अगले सेक्शन में बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 2 स्कैम्स को समझकर, जो आज की डेट में काफी पॉपुलर हैं। OLX एक ऑनलाइन बाइंग सेलिंग वेबसाइट है जिसका यूज लोग सेकेंड हैंड सामान जैसे सोफा, AC एक्सेट्रा बेचने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पुराना सोफा है जो आपको बेचना है, तो आप OLX की साइट पर लॉगिन करेंगे और वहां पर एक सोफे का एड बनाएंगे। उस पर आप एक प्राइस कोड भी करेंगे जितने प्राइस पर आप वो सोफा बेचना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 30,000 रुपीज। अब OLX पर लोग आपका ऐड देखेंगे और जिनको ये सोफा खरीदना है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि OLX पर जेन्युइन बायर्स के साथ साथ कुछ स्कैमर्स ने भी अपना अकाउंट बनाया रहता है और वो मौके की तलाश में रहते हैं कि अपना नेक्स्ट स्कैम वो किसके साथ कर सकते हैं। जैसे ही स्कैमर आपका ऐड देखता है, वो आपको मैसेज या कॉल करेगा और कहेगा कि वो आपका सोफा खरीदना चाहता है। क्योंकि उसे अल्टीमेटली आपको स्कैम करना है, तो वो जनरली प्राइस नेगोशिएशन में नहीं पड़ेगा। वो कॉल करके आपसे कुछ जनरल बातें करेगा जिससे आपका ट्रस्ट उस पर बन सके। जनरली ये स्कैमर अपने आप को आर्मी ऑफिसर बताते हैं और कहते हैं कि वो करंटली किसी रिमोट लोकेशन में ड्यूटी पर हैं। उनको अभी 15 से 20 मिनट का ब्रेक मिला है। इसी बीच उन्होंने आपका ये ऐड देखा और वो ये सोफा खरीदना चाहते हैं। आपको उस पर और भरोसा हो जाए, इसके लिए वो अपना आर्मी का ID कार्ड भी भेजता है।
जनरली हम सभी लोग आर्मी ऑफिसर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम ज्यादा सवाल नहीं करते और आसानी से उस स्कैमर पर ट्रस्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट वो कहेगा कि मैं आपको सोफे के पैसे अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ और किसी को भेजकर 1-2 दिन में सोफा आपके यहाँ से कलेक्ट करवा लूंगा। वो आपको एक पेटीएम स्पूफ ऐप स्क्रीनशॉट भेजेगा और कहेगा कि ये लीजिए, मैंने आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। जब आप कहोगे कि आपको पैसे नहीं मिले हैं तो वो आपसे कहेगा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, एक दूसरी ऐप यूज कर लेते हैं जैसे कि गूगल पे। फिर उसके बाद वो आपको एक QR कोड भेजेगा और कहेगा कि आप इससे स्कैन करेंगे तो 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप जब इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो पेमेंट ऐप आपको पिन नंबर डालने के लिए कहेगी। अब नॉर्मल केस में आपको यहाँ पर थोड़ा शक हो जाना चाहिए, क्योंकि पिन नंबर तो तब जरूरी होता है जब आपको पैसे किसी को सेंड करने होते हैं। पैसे रिसीव करने के लिए किसी पिन की जरूरत नहीं होती है। आप जब उससे ये सब कहेंगे तो स्कैमर आपसे कहेगा कि ऐसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं और आप एक बार ट्राई करके तो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर वो ऐसा भी कह सकता है कि ये ऐप का एक नया फीचर आया है और अब पिन नंबर चाहिए होता है, चाहे पैसे सेंड करने हो चाहे रिसीव करने हो। क्योंकि स्कैमर ने आपको बताया था कि वो आर्मी ऑफिसर है, इसलिए आप उसकी बात मान लेते हो। पर अगर उसको लगता है कि आप ज्यादा शक कर रहे हो तो वो आपको एक छोटी अमाउंट जैसे कि 1 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहेगा। इसके लिए वो आपको फिर से एक QR कोड भेजेगा। आप जब ये वाला QR कोड स्कैन करके पिन नंबर डालोगे तो आपके पास 3 मैसेजेस आएंगे, एक 1 रुपए डिडक्ट होने का और 2 मैसेजेस 1-1 रुपए ऐड होने के। आप देखोगे कि आपके पास एडिशनल 1 रुपए आया है तो वो आपको कहेगा कि पहले ऐप अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए 1 रुपए काटती है और फिर रिफंड कर देती है, इसलिए आपको 3 मैसेज दिख रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पर स्कैमर ने आपके अकाउंट में 2-1 रुपए के ट्रांजैक्शंस करे होते हैं, जिससे आपको उस पर यकीन हो जाए कि हाँ, शायद से ऐप ने पहले 1 रुपए काटे होंगे, बाद में उसे रिफंड कर दिया होगा। अब इस छोटे से टेस्ट के बाद आप उस पर भरोसा कर लोगे। स्कैमर आपको अब पूरा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कहेगा और जैसे ही आप QR कोड स्कैन करके पिन नंबर डालोगे आपके अकाउंट से 30,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। आप जब उससे ये बताओगे कि आपके तो पैसे कट गए हैं तो वो कहेगा कि लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं एक नए QR कोड से। वो इस बार आपको 60,000 रुपए का QR कोड देगा, ये कहते हुए कि इससे आपको जो 30,000 रुपए आपकी गलती से ट्रांसफर हो गए वो भी वापस मिल जाएंगे और जो सोफे के पैसे उसे आपको देने थे वो भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इस बार आप फिर से ट्राई करके देखोगे और फिर रियलाइज करोगे कि एक्चुअली में आपके 60,000 रुपए और डिडक्ट हो गए हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि अगर स्कैमर को लगता है कि वो आपको अभी और बेवकूफ बना सकता है तो वो ये ट्रिक आपके साथ 1-2 बार और कर सकता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि आप अब पैनिक कर रहे हो तो वो अपना फोन काट देगा। अगर आप अब उस नंबर पर कॉल बैक करते भी हो तो वो नंबर नॉट रीचेबल आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से होता है बेसिकली OLX का स्कैम। OTP या वन टाइम पासवर्ड एक बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म है जो आजकल बैंक्स और टेक कंपनीज अपने यूजर के पर्टिकुलर एक्शन को वैलिडेट करने के लिए यूज करती हैं। जैसे कि आपको अगर अपना एग्जिस्टिंग WhatsApp अकाउंट किसी नए मोबाइल या डिवाइस पर सेटअप करना है तो WhatsApp आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजेगा, जिसे आपको नए डिवाइस पर एंटर करना होगा सेटअप कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से आजकल अगर आप कुछ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग या बिल पेमेंट एटसेट्रा, तो आपका बैंक आपको एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। बैंक या कंपनीज OTP सिर्फ आपके उस मोबाइल नंबर पर भेजते हैं जो आपने उनके साथ रजिस्टर किया होता है। इसी मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहते हैं। OTP स्कैम की शुरुआत होती है जब एक दिन आपके पास एक SMS आता है जिस पर लिखा होता है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आपने आधार या पैन कार्ड डिटेल्स बैंक के साथ अपडेट नहीं करवाई हुई है। इस मैसेज में आगे लिखा होता है कि डिटेल्स अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये आपको बैंक जैसी दिखने वाली एक साइट पर ले जाता है। इस साइट पर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड के अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स डालने को कही जाती हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV एटसेट्रा, और नीचे एक सबमिट का बटन दिया होता है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे ये सारी डिटेल्स स्कैमर के पास चली जाएगी। अब आपको कुछ देर में स्कैमर का फोन आएगा और वो कहेगा
कहेगा कि वो एक बैंक स्टाफ है और वो आपकी डिटेल सिस्टम में अपडेट कर रहा है, लेकिन उसे आपके पास आया हुआ एक OTP बताना होगा, तभी ये डिटेल्स सिस्टम में अपडेट हो पाएगी। अगर आप उसे ये कहते हैं कि बैंक तो OTP शेयर करने को मना करता है, तो वो आपको कन्विंस करेगा कि ये एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर है, और अगर आप उसे ये डिटेल नहीं बताना चाहते हैं तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट अगले कुछ घंटों में परमानेंटली बंद हो जाएगा। इसके अलावा वो कुछ और भी एडिशनल ट्रिक्स आपको कन्विंस करने के लिए लगा सकता है, जैसे कि वो ये कह सकता है कि बैंक आपको कई बार मल्टीपल रिमाइंडर्स भेज चुका है, लेकिन आपने अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं करी हैं। अगर आप आज शाम तक अगर ये चीज डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो आपका पैसा हमेशा के लिए फंस जाएगा। आप जैसे ही कन्विंस होकर अपना OTP बताते हैं, ये फोन कट जाएगा। कुछ देर बाद आपके बैंक से जेन्युइन SMS आएगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया है। इन दो स्कैम्स के अलावा भी काफी स्कैम्स हैं जो लोगों के साथ हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम, सोशल मीडिया स्कैम एटसेट्रा। आपको सभी तरह के स्कैम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज नए स्कैम्स मार्केट में आ रहे हैं। पर समझने वाली बात यह है कि इन सभी स्कैम्स के पीछे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को इनसे बचा सकते हैं। तो अब चलते हैं इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिनका यूज स्कैमर्स आपको ट्रिक करने में लगा हैं। स्कैम्स बेसिकली कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं। इन टेक्निक्स को हम सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मोस्ट कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो ये स्कैमर्स यूज करते हैं आपको स्कैम करने के लिए। पहली टेक्निक है अथॉरिटी। जैसा कि आपने पिछले सेक्शन में देखा कि स्कैमर आपको बैंक स्टाफ या आर्मी ऑफिसर बनकर स्कैम करते हैं। इस तरह से वो आपका ट्रस्ट हासिल करते हैं, जिससे आप स्कैमर की बात मानकर उन्हें अपनी डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट, OTP, पिन नंबर एटसेट्रा शेयर कर दें, या जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा आप करते जाएं। अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए OLX स्कैम के केस में आर्मी ऑफिसर आपको अपना ID कार्ड भी भेजता है, जिससे आप यकीन कर लें कि वो जेन्युइनली एक आर्मी ऑफिसर है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है टाइम प्रेशर, या जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। जैसा कि आपने देखा OLX स्कैम में स्कैमर आपको कहता है कि वो आर्मी ऑफिसर है जो एक रिमोट लोकेशन में है और उसके पास सिर्फ 15 या 20 मिनट का ब्रेक मिला है, जिसमें वो जल्दी से आपका सोफा खरीदना चाहता है, और तो और वो आपको पैसे एडवांस देने को भी तैयार है। सिमिलरली आपने OTP वाले एग्जाम्पल में देखा होगा कि कैसे स्कैमर आपको कहता है कि आपको OTP जल्दी से शेयर करना होगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। वो बेसिकली यहाँ पर आपको ढंग से सोचने का टाइम नहीं देना चाहता है, वरना आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप इस फ्रॉड से बच जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है इंटिमिडेशन टेक्निक। यहाँ पर स्कैमर आपको डराते हैं कि अगर आपने जल्दी से OTP शेयर नहीं किया तो आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली वो आपके फियर का फायदा उठाना चाहते हैं और आपको एक भारी नुकसान से बचाने की बातें करते हैं। OLX के केस में स्कैमर अपने आप को एक रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर की तरह बताते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे ज्यादा सवाल ना पूछें और आपको लगता है कि वो आर्मी ऑफिसर है तो जो कह रहा होगा वो सही ही कह रहा होगा। इन सभी टेक्निक्स का यूज वो इसलिए करते हैं कि आप ज्यादा सवाल ना पूछें, अपने नॉलेज पर ही डाउट करने लगें, जैसे कि पिन नंबर पैसे रिसीव करने के लिए डालना होता है या नहीं, या बैंक ने तो कहा था कि OTP नहीं देना होता है किसी को भी फोन पर फिर भी आप उसे बता देते हैं, या फिर आप डर जाते हैं कि आपकी सेविंग्स फंस जाएगी और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 को शाम के 8 बजे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करी कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के एग्जिस्टिंग नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि आप 500 और 1000 रुपए के नोट से कुछ भी खरीद नहीं सकते, एक्सेप्ट कुछ चीजें जैसे कि मेडिसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। गवर्नमेंट के अनुसार ये स्टेप्स प्राइमरली ब्लैक मनी, टेररिस्ट फंडिंग, करप्शन को रोकने के लिए उठाए गए थे। बट अचानक से आए इस डिसीजन से गवर्नमेंट ने कुछ ही घंटों के अंदर इंडिया की
85% करेंसी को इनवैलिड कर दिया था। इससे नेक्स्ट डे मार्केट में एक बड़ा गैप आ गया, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी स्लो डाउन हो गई थी, क्योंकि मार्केट में नए 500 रुपए के और 2000 रुपए के नोट्स इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं थे। गवर्नमेंट को लगभग नेक्स्ट 8 से 12 महीने लगने वाले थे इनफ करेंसी नोट्स छापने में, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस से ठीक किया जा सके। मार्केट में इस गैप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए नेक्स्ट फ्यू डेज में ऑनलाइन वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज ने अपने आप को ऑल्टरनेटिव की तरह प्लेस किया और कुछ ही दिनों में छोटे बिजनेसेस जैसे कि किराना स्टोर, टी स्टॉल ओनर्स और यहाँ तक कि सब्जी वाले भी पेटीएम से पेमेंट्स लेने लग गए। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए काफी लोग जिनके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड थे पर वो इन्हें एक्टिवली यूज नहीं करते थे, उन्होंने भी इन्हें यूज करना शुरू कर दिया। नवंबर 13, 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में बताया कि कैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद लखनऊ सिटी में साइबर क्राइम 185% तक बढ़ गया। साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स का मानना था कि इसके पीछे डीमोनेटाइजेशन के बाद अचानक से डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बढ़ना और लोगों के बीच सही से डिजिटल अवेयरनेस का ना होना था। अब गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन से कोई और गोल्स अचीव हुए हों या ना हुए हों, पर इससे डिजिटल पेमेंट्स को डेफिनेटली बूस्ट मिल गया था और साथ ही साथ स्कैमर्स को भी फ्रॉड करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी। इसके अलावा एक और दूसरा बड़ा कारण जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बूस्ट किया वो है देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 को शाम 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट करते हैं कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए 24 मार्च रात 12 बजे से 21 दिन का नेशन वाइड लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद लॉकडाउन कई बार बढ़ाया गया और इस समय लोगों ने फिर से डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज अपनी डेली यूज की चीजों के लिए करना शुरू कर दिया था। इसके 4 दिन बाद 28 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने एक डिजास्टर रिलीफ फंड जिसका नाम पीएम केयर्स फंड है वो लॉन्च किया है। उनके अनुसार पीएम केयर्स फंड का पैसा कोरोना वायरस या उसी तरह की भविष्य में आने वाली किसी और आपदा के लिए यूज किया जाएगा। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की कि वो पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दें। अप्रैल 7, 2020 को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि स्कैमर्स ने नए पीएम केयर्स फंड की अनाउंसमेंट के बाद कई फेक पीएम केयर फंड्स पेमेंट सेटअप कर दिए थे और उसे इंटरनेट पर और मैसेजेस के थ्रू लोगों के बीच सर्कुलेट करवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि देश विदेश से भारतीय लोगों ने हजारों डॉलर्स इन फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए एक्चुअल पीएम केयर फंड्स में ट्रांसफर करने की जगह। एक एग्जांपल के लिए स्कैमर्स ने एक फेक यूपीआई आईडी बनाया जिसका नाम था pmcare@sbi, जबकि करेक्ट यूपीआई आईडी था pmcares@sbi। रिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस ने ये फेक आईडी और इससे मिलते जुलते कई और फेक आईडीज को भी बंद किया। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट बताती है कि पेंडेमिक लॉकडाउन के फर्स्ट 4 वीक्स के दौरान स्कैमर्स ने बहुत सारे लोगों को फ्री मोबाइल रिचार्ज और ओटीटी सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स के डिस्काउंट कोड्स के चक्कर में काफी फ्रॉड किया। आपको बंटी और बबली मूवी का यह सीन याद है? मैडम, ये मिस्टर हैरी एप्स्टीन है, वो ताजमहल खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे इस मूवी में बंटी और बबली ताजमहल बेचने वाले थे, उसी तरह आप शायद यकीन नहीं करेंगे पर एक ऑनलाइन स्कैमर ने 2020 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को $4 बिलियन में बेचने की कोशिश करी थी, ये कहते हुए कि ये पैसा गुजरात गवर्नमेंट कोरोना वायरस के अगेंस्ट लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कैसे पिछले कुछ सालों में जहां इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ा है वहीं स्कैम्स भी काफी बढ़ गए हैं और कैसे स्कैमर्स सिंपल गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि पीएम केयर्स फंड का यूज करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आ गए वो लोग ताजमहल बेचकर भाग गए और आप देखते रह गए। कल आप भी बेचकर भाग जाएंगे मैडम, हम तो तब भी देखते रह जाएंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो के लिए की गई हमारी रिसर्च में बेसिकली हमें ये समझ में आया कि साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए 3 लेवल पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। पहला है गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट के लेवल पर, दूसरा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर और तीसरा है इंडिविजुअल यूजर लेवल पर। साइबर फ्रॉड्स के बढ़ते केसेस को देखते हुए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए हैं यूजर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन और भी काफी एफर्ट्स डालने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी नई स्कीम या डिसीजन जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन एटसेट्रा लागू करते टाइम ये इंश्योर करें कि लोगों के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और क्या उनके पास उन ऑल्टरनेटिव से जुड़ी सही जानकारी अवेलेबल भी है या नहीं, जैसे डिजिटल वॉलेट्स, डेबिट कार्ड एटसेट्रा कैसे यूज किया जाए। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम या डिसीजन लेने के टाइम पर ये इंश्योर कर सकती है कि वो इनके अराउंड एडवर्टाइजमेंट्स को टीवी, रेडियो, एसएमएस, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पर चलाए, जिससे लोग अवेयर हो जाएं कि इन्हें सही से कैसे यूज करना है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि वो सभी तरह के साइबर फ्रॉड्स के अराउंड डेटा कलेक्ट करे। जैसे एनसीआरबी ने साइबर फ्रॉड के अराउंड डेटा सिर्फ 2017 से ही कलेक्ट करना शुरू किया है। अब डेटा कलेक्शन शुरू तो हुआ है, पर नेक्स्ट ये जानना जरूरी होगा कि कैसे इस डेटा को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट बनाया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वर्क करे और ज्यादा साइबर सेल्स इस्टेब्लिश करे जो इस तरह के फ्रॉड के अगेंस्ट इक्विप्ड हो इनको अच्छे से हैंडल करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और स्टार्टअप के साथ वर्क कर सकती है कि कैसे उनके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जैसे एप्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा ज्यादा सिक्योर हो। ये इंस्टीट्यूशंस इंश्योर कर सकती हैं कि इनकी ऐप से जब भी यूजर QR कोड एटसेट्रा स्कैन करके पैसे किसी को सेंड करने वाला हो तो यूजर की सभी स्क्रीन्स पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जो यूजर को ये बता सकता है कि उसके अकाउंट से पैसे जाने वाले हैं। एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू दिस यूजर, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस ट्रांजेक्शन। स्क्रीन पर इस तरह के सिंपल मैसेजेस मौका दे सकते हैं यूजर को सोचने का कि क्या वो सच में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं। इस तरह का मैसेज अगर पिन नंबर वाली स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा तो यूजर समझ सकता है कि स्कैमर उनको ट्रिक करने वाला है और वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर सकते हैं। आरबीआई बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करना चाहिए कि वो डिफरेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस को सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग समझ सकें कि डिजिटली उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है या होने वाला है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये भी इंश्योर करना होगा कि वो अपने बैंक स्टाफ को इन साइबर फ्रॉड्स के लिए रेगुलरली ट्रेन करते रहें। इससे उनका स्टाफ बेटर प्रिपेयर्ड होगा अपने कस्टमर्स को सही से सपोर्ट करने के लिए जब कस्टमर्स उनको फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं। बैंक्स नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि मशीन लर्निंग का भी यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन उनके नॉर्मल बैंकिंग पैटर्न से मैच नहीं करता है। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को बैंक ब्लॉक कर सकता है जिससे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड ना हो। फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो सही जानकारी के लिए अनरिलायबल सोर्सेज जैसे एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा ना करें। जैसे कि हमने देखा कैसे पीएम केयर्स फंड लॉन्च करते ही स्कैमर्स ने इससे मिलते जुलते यूपीआई आईडी बना लिए और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट कराकर लोगों को गलत यूपीआई आईडी और फेक अकाउंट नंबर दे दिए, जिससे लोगों के साथ हजारों डॉलर्स का फ्रॉड हो गया था। अपने अकाउंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सीवीवी, पिन एटसेट्रा किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपके पास कोई एसएमएस या कॉल आता है कि आपको तुरंत ही केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या अर्जेंट पेमेंट करना है वरना आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है और आप तुरंत ही अपने बैंक या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर पर खुद से कॉल करें और उनको इस कॉल के बारे में बताएं। वो आपको सही से गाइड करेंगे कि आपको कुछ करना भी है या ये एक फ्रॉड कॉल था। किसी भी एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज पर आए लिंक को क्लिक ना करें और अपनी डिटेल्स उसमें बिल्कुल भी ना डालें। किसी भी साइट पर ऑनलाइन सर्वे या डॉक्यूमेंट पर अपना पिन, ओटीपी एटसेट्रा शेयर ना करें। याद रखें, पिन नंबर आपको पैसे सेंड करने के लिए जरूरी होता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। इसी तरह से ओटीपी आपको किसी को शेयर नहीं करना होता है, इवन बैंक को भी नहीं। अगर कभी आपको डाउट हो तो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से भी आप अपनी सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं और जानकारी के लिए गूगल पर नहीं, सिर्फ अपनी बैंक की साइट, गवर्नमेंट की साइट या गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की साइट पर ही भरोसा करें।
सारी सावधानी के बाद भी अगर कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप अपने बैंक को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें, जिससे आप अपने आप को और फाइनेंशियल नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से रिसेंटली कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो अपने बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि RBI गाइडलाइंस के अनुसार आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी काफी हद तक लिमिट की जा सकती है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि स्कैमर्स फ्रॉड करने के लिए रोज नए टैक्टिक्स लगाते हैं, इसलिए आप जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। स्कैमर स्कैम करने के लिए जो बेसिक टैक्टिक्स लगाते हैं वो आप एक बार फिर वीडियो में पीछे करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने का तरीका चाहे बदल भी जाए, ये बेसिक टैक्टिक्स सभी फ्रॉड्स में सेम ही रहती है। अगर आप इन स्कैम्स और स्कैमर्स की टैक्टिक्स को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक दिए हैं, इन्हें जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमें सपोर्ट करें। आपके ऐसा करने से हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बना पाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स को साइबर फ्रॉडस्टर्स से बचा सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।